हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आप जानते हैं, हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए प्रशिक्षु बैच लाए थे और ये बैच जो है अब आपकी इस बैच में सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और अब आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सारी क्लासेस आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई गई थी। ठीक है, और हिंदी का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है और हिंदी के हम प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 2017 तक प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं। आज हम 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और बाल विकास पेपर फर्स्ट में मैं आपके लिए महामैराथन लेके आऊँगी। ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम बहुविकल्पीय करेंगे, फिर अति लघु करेंगे, सारे पेपर एक साथ में करेंगे। ठीक है, पहले सारे बहुविकल्पीय का मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगी। इसके अगली क्लास में महामैराथन में मैं अति लघु उत्तरीय सारे प्रश्न कराऊंगी, सारे प्रीवियस ईयर वाले, फिर लघु के करेंगे। इस तरीके से हम करेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चंस आपके 15 आते हैं। तो पेपर अगर मैं एक एक पेपर सॉल्यूशन कराऊंगी तो बहुत सारा टाइम भी आपका भी जाहिर जाएगा और जो है आप अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, और क्लासेस भी ज़्यादा हो जाएंगी। और यहाँ पर EDO 2 पेपर सेकेंड, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम पेपर फर्स्ट में करेंगे। ठीक है, अंजलि मैम आपको संस्कृत और कंप्यूटर पढ़ा रही हैं, आपको पता ही है, उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। वो भी आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हैं। और रंजीत सर का भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो भी आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे इस प्रशिक्षु बैच में जुड़ना ना भूलिएगा। तो अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है हमारे टारगेट एग्जाम ओनली को तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नए जुड़े हैं यहाँ पर तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप यहाँ पर कॉल करके अगर कोई समस्या है आपको तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है और ये सब्जेक्ट है हिंदी है और हिंदी सब्जेक्ट में ये प्रश्न पत्र है षष्टम। कौन सा है? षष्टम प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो षष्टम प्रश्न पत्र का हम जो है क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2018 का। कब का? 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसमें आपके कितने जो क्वेश्चंस हैं वो सही जा रहे हैं और कितने मार्क्स आपके हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया हुआ है। वो है डा तथा ढा वर्ण है। तो बताना था यहाँ पर आपको कि डा और ढा क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उत्क्षिप्त होगा, अंतस्थ होगा, संयुक्त होगा या ऊष्म व्यंजन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हमारा होता है वो होगा उत्क्षिप्त। क्या होगा? उत्क्षिप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डा और ढा होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा राइट आंसर है। अंतस्थ व्यंजन आपको पता है यारा लावा होते हैं, या रा ला या रा ला और बा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन पता ही है आपको कि जिनमें दो, जैसे शा हो गया, शा। ठीक है, जैसे आपका हो गया ज्ञा हो गया। ठीक है, त्रा हो गया। ठीक, और शा से श्रमिक वाला श्रा हो गया और एक शा ये भी होता है। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं? ये आते हैं संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, ऊष्म व्यंजन शा शा शाह। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? शा, जो सारे शा होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। शा, 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 हा। ठीक है, शाशा शाह आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं जिनमें बोलने में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन भी मैंने आपको बता रखे हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस वर्णमाला वाली देखी है तो आप इसको इजीली कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा आया हुआ है शा का उच्चारण स्थान है। तो सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, कंठ होता है, तालु होता है या दंते होता है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि सा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? सा का उच्चारण स्थान होता है
ता का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। क्या होता है? तालु होता है, यह तालव्य भी कहते हैं। कंठ पता ही है आपको, कंठ में हमारे क ख ग घ आते हैं। क ख ग और घ। का वर्ग वाले हमारे कंठ में आते हैं। और ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं? ओष्ठ में आते हैं ऊ आता है, स्वर में ऊ आते हैं, व्यंजन में कौन से आते हैं? पा वर्ग आता है। क्या आता है? पा वर्ग। पा फा बाभा, पा फा बा, पेट फटा हुआ बा, ठीक है, बा और भा, ठीक है। और जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? ऊ और ऊ होता है, ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके ओष्ठ में आते हैं, ठीक है। इनको बोलने के लिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक है। ऐसे कंठ में भी आते हैं, जो स्वर आते हैं वो आते हैं, दोनों आ आते हैं, आ आता है और अंगा आता है, आ अंग खाली, ठीक है, 2 बिंदी वाला विसर्ग वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये आता है। तालव्य में क्या आता है? आंसर हमारा इसमें तालव्य है, ठीक है। तो तालव्य में और क्या आ सकते हैं? तालव्य में और आते हैं आपका चा वर्ग आता है, चा छा जा झा, चा छ जा और झा। यहाँ पे मैं आपको स्वर भी बताते चलती हूँ कि स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो यहाँ पर ई और ई, दोनों ई हमारी किस में आती हैं? तालव्य में आती हैं, ई और ई, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं। और दंत में कौन कौन से आते हैं? दंत में आते हैं ता था दाधा। क्या आता है? ता वर्ग आता है, ता था दा और धा से धनुष वाला, ता था दाधा, ठीक है। और जो स्वर होते हैं वो कौन से आते हैं दंत में? तो स्वर वो होते हैं, एक भी नहीं आता है स्वर, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्वर है दंत जिनका स्थान दंत होता है, तो एक भी स्वर ऐसा नहीं होता है जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे लिखवा दिए हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये है, अब थर्ड क्वेश्चन बहुविकल्पीय है कि आनंद का विलोम है। तो आनंद का विलोम क्या होगा? विष होगा, विषाद होगा, अवनी होगा या अर्पण होगा। तो आनंद का विलोम शब्द क्या होता है? तो आनंद का विलोम शब्द यहाँ पर होगा अर्पण होगा। क्या होगा? अर्पण। तो अगला हमारा थर्ड नंबर है कि आनंद का विलोम अर्थ है। तो आनंद का विलोम क्या होगा? विष होगा, विषाद होगा, अवनी होगा या अर्पण होगा। तो राइट आंसर होगा विषाद। क्या होगा? विषाद। विषाद यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आया है, शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपको बताना है कौन सा। तो यहाँ पर श्रृंगार। श्रृंगार किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार, ये श्रृंगार, ठीक है। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आया है, द्विज शब्द का अर्थ है। तो द्विज ये जो है 2-3 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। तो द्विज शब्द का अर्थ बताना है दांत, पक्षी, ब्राह्मण। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी वाला राइट आंसर होगा कि ये सभी होते हैं, द्विज शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इन 5 में से कौन कौन से क्वेश्चन आप इजीली कर पाए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन 6 नंबर है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। क्या बताना है? दीर्घ स्वर कैसे कहते हैं। तो इन शब्दों का उच्चारण करने में हास्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। क्या? जिनमें हास्व स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उखली, ओ से और, ठीक है। तो ये सब हमारे किसमें आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं, ठीक है। अब हास्व स्वर में बताओ आप क्या आता है। हास्व स्वर में हमारे जो है छोटे अक्षर होते हैं वो आते हैं आ,
ई और ऊ, ठीक है, आ ई ऊ रेशे ऋषि। तो ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं हास्व स्वर में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7th नंबर है कि 11 अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था आपको बहुविकल्पीय में 11 अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो आपको एक लाइन में इसका आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रातः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द है, ठीक है। क्या है, सूक्ति है। इसका अर्थ क्या होगा, सूक्ति होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, अंश और अंश शब्द में अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोनों अंश शब्द के क्या है, अर्थ अलग अलग होते हैं। एक अंश का होता है कंधा और इस अंश का नाम, इसका अर्थ होता है भाग, ठीक है, कि वह मेरा भाग है, अंश मेरा, ठीक है, वो वाला अंश। तो ये भी आपको 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 10 नंबर क्वेश्चन आया, आवर्चीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए। आवर्चीन और उचित शब्द का विलोम बताना है। तो आवर्चीन का होता है प्राचीन और उचित का हो गया होगा अनुचित, ठीक है। तो ये भी आपको जो है आगे पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है 11 नंबर है कि विस्मयी बोधक चिन्ह का प्रयोग कब होता है। तो विराम चिन्ह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। विराम चिन्ह से कभी कभी आपको जो है अति लघु में भी देखने को मिलेंगे और जो बहुविकल्पीय में भी देखने को मिलेंगे और लघु में भी देखने को मिलेंगे। तो विराम शब्द आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, सभी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो विस्मयी बोधक कौन कौन से होते हैं, भाव को प्रकट करने हेतु जो भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्द को विस्मय बोधक चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पर प्रयोग होता है, जैसे हाय यह क्या हो गया। तो ये हाय जो है, ये हाय क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह है। यहाँ पर इसकी एक पहचान होती है कि यहाँ पर इसमें ये वाला चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में एपॉस्ट्रोफी कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अति लघु कंप्लीट कर लिए हैं और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इन 11 में से आपका टोटल एवरेज क्या रहा है, ठीक है। या आप लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि यहाँ पर इस प्रीवियस ईयर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन इजीली कर पाए और क्या स्कोर रहा है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर सब कुछ आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई ना कोई भाग, क्या है, जिह्वा का कोई ना कोई भाग क्या होता है, मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करता है, ठीक है। क्योंकि इससे ही अर्थ इसका निकल रहा है कि स्पर्श मतलब किसी जिह्वा का कोई ना कोई भाग जो है मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है या छूता है, उसी को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो कभी संख्या में पूछा जाए तो संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या इनकी 25 होगी, ठीक है, 25, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है। तो आगे देखेंगे कि इन्हें 5-5 के वर्ग में विभाजित किया जाता है। कितने वर्ग में, 5-5 के वर्ग में विभाजित किया जाता है। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे का, तो चा वर्ग हो गया, एक हो गया टा वर्ग, इसके बाद पा वर्ग, फिर ता से ना तक ता वर्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद पा से मा तक पा वर्ग हो गया। तो ये कचट तप होते हैं। क्या होता है, का च ट तप। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, कचट तप, ठीक। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु का एक एक समानार्थी शब्द बताइए। तो इसका एक एक समानार्थी पूछा गया है, तो एक एक ही बताएं आप। अग्नि का होता है आग,
अमृत का होता है पीयूष, गंगा का होता है सुरसरी, ठीक है, गुरु का होता है अध्यापक, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक एक पूछा गया, तो एक एक ही बताइए, क्योंकि 2 बताने से भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, रावण को कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो जो रा होता है उसको हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो रा को 2 प्रकार से लिखते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो ये क्वेश्चन आपके में भी आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन न्यू आया हुआ है इस प्रीवियस ईयर में। आगे ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो जैसे पुनर प्लस जन्म, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पुनर्जन्म, ठीक है। इसमें रा क्या है? ऊपर लगाया गया है। ऐसे गर प्लस हण, तो ग्रहण, तो गा यहाँ पर रा जो है वो नीचे लगाया गया। तो 2 प्रकार से हम रा का यूज करते हैं। एक तो ऊपर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से नीचे भी लगता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित लिखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आप इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करें, ठीक है, क्योंकि विराम चिन्ह से आपको हर प्रीवियस ईयर में पेपर में जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? ठहराव या रुकना, ठीक है, पता ही होगा आपको। जिस तरह हम एक काम को करते समय बीच बीच में क्या है, रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लिखने में विराम चिन्ह की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ऐसे हम लिखती हैं, थोड़ा सा रुक गए, वहाँ पर हमने क्या, उन विराम चिन्हों का यूज कर लिया। तो यहाँ पर 2 आपको जो भी आते थे वो लिख सकते थे। तो यहाँ पर मैंने जो रखे हैं वो है अर्धविराम है और एक और विराम चिन्ह है। तो अर्धविराम देखेंगे पहले क्या है। वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है, किसमें? अल्प विराम से ज़्यादा ठहराव आता है, अधिक ठहराव, या तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आओ बैठो खेलो पर बदमाशी मत करो, ठीक है। आओ बैठो खेलो पर बदमाशी मत करो। तो अर्धविराम का चिन्ह होता है, एक बिंदी होगी, फिर नीचे कॉमा लगा होता है। तो ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह होता है। तो अर्धविराम का चिन्ह क्या होगा? बिंदी के नीचे कॉमा लगा होगा। तो ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें है उपविराम। जरूरी नहीं है जो मैंने आपको लिखे हैं इसमें वही आप याद करें, आप सारे विराम चिन्हों को याद करें, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने इस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस विराम चिन्ह के बारे में उल्लेख नहीं किया है। तो वहाँ पर हमारा आएगा उपविराम आएगा। क्या आएगा? उपविराम होगा। तो जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है, ठीक है, अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है, तब हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे साकेत, यहाँ पर क्या है? उपविराम लगा हुआ है, फिर एक अध्याय, इसके बाद कामयानी, फिर यहाँ पर उपविराम लगा है, फिर एक अनुशीलता। तो 2 बिंदियाँ जहाँ पे लगी होती हैं ये आपका उपविराम होता है। तो यहाँ पर विराम चिन्ह वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखने थे। तो पहला इसमें साधन होगा कि चित्र पाठन बच्चों को चित्र का ज्ञान कर उनसे उनमें संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है। चित्र ऐसे होना चाहिए, चित्र को आपको इस तरीके से अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर उनमें लगाया है तो ऐसे चित्रों का यूज करना चाहिए हमें जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने पढ़ाया कुछ और है और चित्र किसी और चीज़ का लगा दिया है। आगे दिया है नैतिक कहानियों में चार्ट आते हैं, ठीक है। तो बच्चों को उन चार्ट में प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति हेतु कहा जाना चाहिए। मतलब कि बच्चों को हमें उस चित्र को दिखाना चाहिए, फिर उनसे पूछना चाहिए कि ये चित्र इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये इसमें क्या क्या दिखाया गया है। सेकंड इसमें है कहानी पाठन, बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने हेतु कहा जाना चाहिए, ठीक है। उनसे कहना चाहिए, आप कोई भी टॉपिक दे दीजिए, उनसे कहना कि घर से जो है हमें इस तरीके से बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं कि बच्चे अपने घर से स्वयं इसके ऊपर कहानी बना के लेके आएँ। इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चे की भाषा, कल्पना शक्ति, रुचि, कथन शैली तथा मानसिक विकास का मानसिक का क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। इससे बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी रुचि भी आएगी और उसकी लिखावट जो है वो भी अच्छी होगी और मौखिक अभिवृत्ति, और इससे उसकी मौखिक जो अभिवृत्ति है वो अच्छी होगी। थर्ड पॉइंट दिया है कविता द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर अभिव्यक्ति
एवं रुचि का ज्ञान होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है अभिनय एवं अनुकरण बच्चों को अभिनय हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, इससे बच्चों के उच्चारण में क्या होता है, सुधार आता है। उनकी शारीरिक अभिव्यक्ति में भी क्या होता है, सुधार आता है। फिफ्थ दिया है पॉइंट इसमें कि वाद विवाद से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। क्या, वाद विवाद से क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, बच्चों की झिझक तथा संकोच समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो बच्चे झिझकते हैं क्लास में बोलने से, तो आप उनके लिए वाद विवाद कंपटीशन रख सकते हैं। इससे बच्चों की झिझक भी खत्म होगी। इससे वाक् त्रुटिता तथा वाक् चातुर्य में भी सुधार आता है। ठीक है, तो वाक्य को बोलने में भी जो है बच्चों में सुधार आता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। तो क्लास अच्छी लग रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। तो 17 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। तो सामान्य त्रुटियां क्या हो सकती हैं कि विराम चिन्हों की दूरी 2 पाई की दूरी के बराबर ना हो। जब हम विराम चिन्ह की दूरियां हैं वो 2 पाई के बराबर नहीं लगाते तो ये हमारी लेखन शिक्षण की त्रुटि होती है। सेकंड इसमें दिया है अक्षर की सुडौलता ना होना। ठीक है, तो अक्षर की सुडौलता ना होना, ठीक है, ये भी क्या होती है, एक त्रुटि होती है लिखने में। थर्ड इसमें दिया है सीधे बैठकर पटरी, स्लेट तथा कॉपी की आंखों से 25 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर ना लिखना। मतलब कि अगर बच्चा जो है 25 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर नहीं लिख रहा है तो ये लेखन शिक्षण में क्या होती है, एक त्रुटि होती है। तो इससे क्या होता है, उसकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। तो फोर्थ नंबर है कि बैठने का ढंग। तो बच्चे का बैठने का ढंग जो है, बच्चों को लिखने सिखाने से पूर्व क्या है, सीधे बैठने का अभ्यास ना कराना। अगर आपने बच्चे को, अगर आप लिखना सिखा रहे हैं तो पहले उसे आपको बैठना सिखाना है कि किस तरीके से बैठना है लिखते समय। अगर नहीं सिखाया है तो ये क्या है, एक त्रुटि है लेखन शिक्षण की। फिफ्थ इसमें दिया है सिरोरेखा को ठीक तरह से ना खींचना। जब बच्चे क्या है सिरोरेखा को उल्टा सीधा ऐसे खींचते हैं या ऐसे लगाते हैं या केवल अक्षर के ऊपर चढ़ा देते हैं तो ये क्या होता है, ये सही ढंग नहीं होता है सिरोरेखा खींचने का। ठीक, आगे 6 नंबर दिया हुआ है कि वर्णों की दूरी। तो वर्णों की दूरी वर्ण के वर्ग से मध्य 1 पाई पे होना चाहिए, लेकिन जो है अगर ये 2 पाई पे बच्चा चढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है, ये एक त्रुटि हो रही है लेखन शिक्षण की। तो 17 नंबर क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं इजीली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, आपको 18 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है श्रुति लेख का अर्थ और इसका महत्व बताइए। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रुति लेख का अर्थ भी पूछा, 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और जो है 2 नंबर में भी पूछा गया है। यहाँ पर 2 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखना था कि अगर आपको आता है तो आप इस तरीके से लिखिए। तो श्रुति लेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही श्रुति लेख या शुलेख, श्रुति लेख को ही हम क्या कहते हैं, शुलेख कहते हैं, की शिक्षा देना शुरू कर दें तो अच्छा होता है। ठीक है, श्रुति लेख सुनकर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, सुनकर लिखा जाता है। शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुति लेख का उद्देश्य क्या होता है, शब्द तथा वाक्य को दुरुस्त करना, मतलब उसको अच्छा करना, लिखने में तीव्रता का विकास करना, ये क्या होते हैं, इसका महत्व या उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये प्रीवियस ईयर जो पेपर था 2018 का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर लिया है। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस 25 में से आपको क्या स्कोर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपका स्कोर यहाँ पर क्या रहा है, क्योंकि पेपर अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर आपका स्कोर बहुत ही बेकार आ रहा है तो आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें, लापरवाही ना करें बिल्कुल भी। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें
और अपने बेल आइकन को आप अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ जाएं। इससे क्या है, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर आप टाइम से आते हैं तो आप जो है क्लासेस को अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि आज की क्लास अगर हम कल देखेंगे तो कल की जो क्लास है वो हमारी छूट जाएगी। तो हमारे इस टारगेट एग्जाम मॉली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें और अपने जहाँ से जहाँ दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर सकें हमारे इस प्रशिक्षु बैच के जरिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, धन्यवाद।